तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है मनी मार्केट, ठीक है। तो इसमें जो पहला यूनिट था वो था मनी डिमांड का, कि डिमांड की जो मनी है, मतलब मनी की जो डिमांड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो पहला तो पॉइंट था हमने जो लिखा था इंट्रोडक्शन की, मनी मतलब ये कि कुछ भी हो सकता है मनी, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो और हम एक कॉमन मेजर करते हो, कॉमन बेस हो उसका, यूनिट ऑफ अकाउंट, और बाकी वो एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, तो कुछ भी जो है वो मनी हो सकता है। बाकी मनी जो है उसके हमने अलग अलग मतलब रूप देखे थे बीते कुछ वर्षों में, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी था कि पहले शेल्स चलते थे समुद्र में पाए जाने वाले, इसके अलावा फिर सीरियल्स हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, फिर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स धीरे धीरे चलने लगे, फिर वो ट्रांसफॉर्म होके पेपर में आ गया था। बाकी फिर दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि फ़िएट मनी बेसिकली क्या होता था। फ़िएट का मतलब होता था कि जो सरकार होती थी किसी भी कंट्री की, वो एक मनी मतलब इंट्रोड्यूस करती थी जिसको कोई मना नहीं करता था। तो पुराने ज़माने में मतलब लोग जो थे उन गोल्ड सिल्वर कॉइन्स को मतलब यूज़ करते थे, अब वो बहुत हैवी होते थे, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू करा, गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट करने शुरू करे। तो बैंक उनको मतलब एक कागज़ का टुकड़ा देता था कि भाई ये आपका क्लेम है, ओनरशिप है। तो ये एक फ़िएट मनी का मतलब जन्म हुआ वहाँ से। बाकी फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बदली तो फिर मतलब हमने देखा कि लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो भी आने शुरू हो गए, जो और मतलब डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। तो खैर फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने लिखा था फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये हमको पता होने चाहिए कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स से, कि एक तो जनरली एक्सेप्टेबल हो, फिर लॉन्ग लास्टिंग हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, दूर से मतलब कोई भी इसको पहचान जाए कि ये तो मनी है। बाकी इसका डुप्लीकेट ना आ पाए, डिफ़िकल्ट टू काउंटरफीट, स्केर्स होना चाहिए, यानी कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कुछ होनी ज़रूर चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़ीरो हो, लेकिन कुछ होनी ज़रूर चाहिए। बाकी पोर्टेबल हो, इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सको, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और बाकी छोटे छोटे पार्ट्स में डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, फिर खैर चैप्टर आगे बढ़ता है मेन चीज़ पर कि मनी जो है हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मनी को मेजर करने के मतलब IMF ने एक फंडे बताए जिसमें हम नैरो मनी या ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो पहले नैरो मनी दिखा देता हूँ। नैरो मनी में बेसिकली हम करेंसियाँ लेते हैं और जो हमारे ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स हैं वो लेते हैं। ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मतलब सिंपल भाषा में करंट अकाउंट डिपॉजिट। लेकिन जब हम इसमें अदर डिपॉजिट्स भी जोड़ लेते हैं, यानी नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, तो फिर वो ब्रॉड मनी बन जाता है। तो ब्रॉड मनी मतलब थोड़ा सा वाइडर हो गया। तो नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मनी मतलब वाइडर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लिखा था डिमांड फॉर मनी। ये हमारा मेन चर्चा का विषय था कि मनी जो है उसकी डिमांड हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो मनी की डिमांड को डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों की उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कहते हैं हमें पैसा चाहिए। तो मनी की डिमांड जो है वो एक्चुअल में दो तरह की डिमांड होती है, ऐसा बहुत से लोगों ने माना। एक लिक्विडिटी की, मतलब आपको अभी खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, और एक स्टोर वैल्यू, यानी कि आप भविष्य के लिए अपने पास रखना चाहते हो। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मनी की डिमांड को मतलब अफेक्ट करते हैं कि भाई आपको अभी कितना पैसा चाहिए, आपकी डिमांड क्या है। वो एक तो आपकी इनकम पर डिपेंड करेगी, एक चीज़ों के दामों पर डिपेंड करेगी, तीसरा इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करेगी। ये एक अच्छा पॉइंट था कि अगर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा तो फिर आप अपने हाथ में पैसा कम रखना चाहोगे। तो ये भी मतलब एक पॉइंट था। बाकी कुछ कई बार मतलब इनोवेशंस आ जाते हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ATM मशीन्स वगैरह आ गई, तो इन वजहों से भी आप अपने पास पैसा कम रखते, क्योंकि अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, डिजिटलाइज हो गई। अच्छा, फिर डिमांड ऑफ मनी को लेकर तीन मेन अप्रोचेस थी बेसिकली, वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पुरानी जो थी क्लासिकल अप्रोच, उसके बाद आई कैम्ब्रिज अप्रोच जिसमें दोस्त थे, और उन्हीं दोस्तों में से कीन्स जो था उसकी फिर बाद में अपनी अलग थ्योरी आ गई थी जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM के नाम से ये फेमस था। बाकी 1911 के अंदर किताब थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, येल यूनिवर्सिटी के अंदर फिशर भाई ने मतलब लिखी, जिसमें उनका कहना ये था कि मनी की डिमांड सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए। तो मुद्दे की बात ये कि आप मनी की डिमांड करते हो अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, ये बात आपको बताई थी। बाकी फॉर्मूला था फिशर का, वो आपको याद रखना है, MV = PT, बस फॉर्मूला रट के जाना है।
बाकी M मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, V मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी कि कितनी ट्रांजैक्शन मतलब ऑन एन एवरेज होती है, और P मतलब एवरेज प्राइस लेवल, और T मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये MV इज इक्वल टू PT आपको याद रखना है मेनली। बाकी फिशर ने फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, तो MV प्लस M-V' भी जोड़ दिया था LHS में। M' लाने का मतलब है उसने डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड कर दिए, और V' मतलब हो गया उन्हीं डिमांड डिपॉजिट्स की वेलोसिटी। तो इस LHS को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, और RHS को कहते हैं डिमांड फॉर मनी। तो ये इक्वेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन और कुछ नहीं ज़्यादा पूछेगा। अच्छा जी, फिर थी 4 दोस्तों की अप्रोच। कैम्ब्रिज के अंदर मार्शल, पिग्यू, रॉबर्टसन और कीन्स, इनकी अप्रोच को कैश बैलेंस अप्रोच कहा गया। इसमें क्योंकि इन्होंने ये बोला कि हम ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए तो रखते ही हैं मनी की डिमांड, लेकिन हम स्टोर ऑफ वेल्थ यानी प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी रखते हैं। यानी कि हमें आज खर्चा करना है, उसके लिए तो पैसे चाहिए, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी कुछ प्रिकॉशन के तौर पर हम मनी की डिमांड करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसमें भी हमको पहले इनका जो इक्वेशन है वो याद रखनी है। इनकी इक्वेशन थी MD इज इक्वल टू KPY। MD मतलब डिमांड फॉर मनी, Y मतलब हमारी रियल इनकम या रियल नेशनल इनकम, P मतलब एवरेज प्राइस लेवल, PY अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी नॉमिनल इनकम, और K मतलब हम कितना प्रोपोर्शन अपनी इनकम का कैश बैलेंस की तरह रखना चाहते हैं। तो वो कितना भी हो सकता है, जैसे हमने ऐसी एग्जांपल में लिखा था तब 75%, कि भाई आपको अगर 100 रुपये मिलते हैं तो आप कितने रुपए उसको अपने कैश बैलेंस की तरह रखना चाहते हो। फिर मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि ये फार्मूला बना कैसे। खैर आपके लिए तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। और इसी फार्मूले को MD इज इक्वल टू KPY को हम डायग्राम पर भी शो कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर फंक्शन है बेसिकली जो ऐसा नज़र आता है। तो K जो है उसको हम स्लोप ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं, जो बन गया MD अपॉन PY। तो बस फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट और थ्योरी थी कीन्स की अपनी थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। 1936 में किताब लिखी थी इन्होंने, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें इन्होंने और मतलब थोड़ा सा और बढ़ा दिया मामला। ट्रांजैक्शन मोटिव तो है ही, प्रिकॉशनरी मोटिव भी है ही, और स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऐड कर दिया कि भाई हमें कई बार मतलब स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसे की डिमांड चाहिए। तो ट्रांजैक्टिव मोटिव तो चलो ठीक है, वही सिंपल बात, खर्चा करने के लिए चाहिए हमको। बाकी इसमें इक्वेशन याद रखनी है। ट्रांजैक्शन डिमांड जो है मनी की, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था कीन्स बाबू ने, LR इज इक्वल टू KY। LR मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, K मतलब कि आप कितना अपने पास ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखना चाहते हो, और Y मतलब आपकी अर्निंग्स। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब कुछ गिवन होगा। तो हमने इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लिया था। अच्छा, दूसरा था प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि हम भविष्य के लिए प्रिकॉशन रखने के लिए भी, कुछ सेव करने के लिए रखना चाहते हैं, तो उसको बोलते थे प्रिकॉशनरी मोटिव, सिंपल। तीसरा जो उन्होंने ऐड करा कीन्स ने, वो था स्पेक्यूलेटिव मोटिव, कि भाई हम स्पेक्यूलेशन के लिए भी मनी की डिमांड करते हैं। अब स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सिंपल ये कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसको कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट नहीं भी मिलेगा तो कम से कम इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कैपिटल गेन हो जाएगा। तो हम दो चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं। तो इस पर हमने कुछ बातें समझी थी कि जनरली यहाँ पर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मतलब कि कीन्स के मुताबिक हम इन्वेस्ट अगर करेंगे तो बॉन्ड में करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमको लिंक्स याद रखने। बॉन्ड क्या होते हैं वो आपको पता ही है, डिवेंचर्स की तरह। तो इसमें दो तरह के रेट्स थे, एक था करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक था क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब था कि जो अभी एक्चुअल है, और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो नॉर्मली चलता है, होना चाहिए। तो इसमें दो बातें कही थी हमारे कीन्स बाबू ने, वो याद रखनी है हमें अच्छे से, कि अगर करंट रेट अभी नॉमिनल रेट से ज़्यादा है तो लोगों को, वेल्थ होल्डर्स को पता है कि अब ये रेट आगे कम होगा, ही एक्सपेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल इन फ्यूचर। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है तो फिर बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो ये मैंने एक रिलेशन समझाया था कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप तो सीधा मुद्दे की बात याद रखो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा तो बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इन्वर्स रिलेशन है। तो लोग जो हैं, वेल्थ होल्डर्स जो हैं, वो ऐसे में अपने कैश होल्डिंग्स को बॉन्ड्स में ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम अपने पैसे को अब ऐसा करते हैं, बॉन्ड में रख लेते हैं।
और अगर इसको उल्टा कर दें पूरी कहानी को कि अगर करंट रेट कम है क्रिटिकल रेट से, तो इसका मतलब वेल्थ होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे, बॉन्ड प्राइसेस अगर कम होंगे तो फिर लोग बॉन्ड्स में पैसा रखने की बजाय अपने पास कैश में रखना पसंद करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे कीन्स बाबू ने बातें कही थी। तो इसका क्रक्स ये बन गया था कि अगर करंट रेट ज़्यादा होगा तो लोग स्पेकुलेटिव मनी की डिमांड कम करेंगे, और अगर करंट रेट कम होगा तो लोग स्पेकुलेटिव मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये बॉक्स याद रखना बस, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी डायग्राम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि कीन्स बाबू ने एक लिक्विडिटी ट्रैप की मतलब स्टोरी समझाई थी, जिसमें हम एक पॉइंट पर इतना ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर कम भी हो गया तब भी मतलब हमारी जो मनी की डिमांड है हम उससे कम नहीं करते, या रेट अगर और भी कम हो जाता तो हम मनी की डिमांड ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा कर लेते, तो इसको बोल देते थे लिक्विडिटी ट्रैप। तो इसको एक इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसकी भी मैंने एक कहानी आपको समझाई थी कि जापान के अंदर 10 ईयर यील्ड जो है उसका इंटरेस्ट रेट्स कितना कम हो गया था, सिर्फ 0.2%। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि यार बैंक में क्या ही पैसा रखें, हम तो अपने हाथ में लिक्विड रखेंगे। तो पूरी इकनॉमी एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि रेट्स इतने कम हो गए कि लोग सोचते हैं कि अब तो हम मतलब पैसा हाथ में ही रखेंगे। बाकी इसमें एक छोटा सा टॉपिक था कि कीन्स के बाद और क्या बातें हुई। तो कीन्स के बाद इन्वेंट्री अप्रोच आई बमॉल और टॉबिन की। बमॉल और टॉबिन ने भी ट्रांजैक्शन डिमांड पर फोकस करा, स्टोर ऑफ वैल्यू की डिमांड यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू पर फोकस करा। बाकी उन्होंने दो बातें बताई कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो हम रखते हैं, और स्टोर ऑफ वैल्यू के रखने के दो तरीके हैं, या तो आप हाथ में पैसा रखोगे मनी, या फिर किसी ऐसे एसेट में पैसा रखोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बातें बमॉल और टॉबिन ने बताई। बाकी उसने बोला कि लेकिन इसमें कुछ आपके ब्रोकरेज चार्जेस भी हो जाते हैं, यानी आपकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, और आप अपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए भी मनी होल्ड करते हो, ऐसा बमॉल ने कहा। और उन्होंने बोला कि पैसा हाथों में होल्ड करने की भी एक कॉस्ट होती है जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, कि भाई आप अब वो इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे जो कमा सकते थे। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बाकी सिंपल कहानी ये थी कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है तो लोग फिर मनी की डिमांड कम रखेंगे अपने हाथों में, और वो बैंक में पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करें। तो बमॉल और टॉबिन ने मतलब सब वही बातें बेसिक बोली जो पता है। बाकी इनका फॉर्मूला याद रखना है कि इन्होंने सी का फॉर्मूला मतलब कैश विड्रॉल का फॉर्मूला दिया था √2BY/R, जहाँ पर बी का मतलब है ब्रोकर फी, वाई का मतलब है आपकी इनकम, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी हमने लिखी थी कहानी, तो बस आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। बाकी उन्होंने बताया बमॉल और टॉबिन ने कि अगर ब्रोकर फी ज़्यादा होगी तो फिर आप कम ट्रांजेक्शन्स करोगे, है ना। आपका खर्चा अगर ज़्यादा होगा तो आप कम ट्रांजेक्शन्स करना चाहोगे। अच्छा, इसके अलावा फिर था फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी फ्राइडमैन की। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने 1956 में कीन्स की ही स्पेकुलेटिव मनी की डिमांड को थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड कर दिया था, फ्राइडमैन की थ्योरी जो थी। तो उसने बोला कि हम कैपिटल एसेट्स की डिमांड करते हैं, मतलब कि फ्राइडमैन का कहना था कि हम चाहते हैं कि हम मतलब स्पेकुलेटिव एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करें, है ना, कि भाई हम बॉन्ड्स खरीद लें, शेयर्स खरीद लें। और उन्होंने बोला कि ये डिमांड ऑफ मनी जो है ये हमारी परमानेंट इनकम से भी अफेक्ट होगी और हमारे मतलब एसेट्स के रिटर्न से भी प्रभावित होगी। बाकी इन्होंने एक तरीका दिया, फॉर्मूला दिया था कि हम वेल्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला था इनके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम्स, भविष्य में होने वाली इनकम्स की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बस आपको डिटर्मिनेंट्स पे फोकस करना है कि फ्राइडमैन ने कहा था कि मनी की डिमांड को 4 डिटर्मिनेंट्स ही मतलब इफेक्ट करते हैं। पहला तो हो गया टोटल वेल्थ, अगर वेल्थ ज़्यादा होगी या कम होगी तो उस हिसाब से आप मनी की डिमांड भी करोगे। दूसरा हो गया प्राइस लेवल, दाम ज़्यादा होंगे तो मनी की डिमांड भी ज़्यादा करोगे, कम होंगे तो कम करोगे। तीसरा भी मोटा मोटा वही हो गया कि भाई मनी की डिमांड आपकी राइज होगी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग फॉल होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग का मतलब है कि जो आप अगर इन्वेस्ट करते हो कहीं अपना पैसा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलेगा तो फिर ऐसे में आपकी मनी की डिमांड ज़्यादा होगी, आप पैसा हाथ में ज़्यादा रखना चाहोगे।
बाकी उन्होंने बोला कि मनी की डिमांड इन्फ्लेशन से भी प्रभावित होती है। तो 4 फैक्टर्स उन्होंने दिए। बाकी फिर टॉबिन ने बोला कि मनी की डिमांड जो है वो एक बिहेवियर है टुवर्ड रिस्क, मतलब कि बहुत से इन्वेस्टर या बहुत से लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात पर भी वो मनी की डिमांड को मतलब सोचते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने बोला रिस्क अवर्जन, मतलब हर इंडिविजुअल का एक रिस्क अवर्जन होता है। अब जैसे आप बॉन्ड्स या शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता है रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप मान लो बैंक में इन्वेस्ट करोगे या अपने हाथ में कैश रखोगे तो उसमें रिस्क कम होगा। तो ये उन्होंने बोला। बाकी सिंपल लॉजिक वो हमें पता ही है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो आप मनी की डिमांड कम करोगे अपने हाथों में, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मनी की डिमांड ज़्यादा करोगे। तो इन्होंने ये शो करा कि हमारा एक इन्वर्स रिलेशन होता है। तो क्लियर हो गया ये तो था। फिर दूसरा यूनिट था मनी सप्लाई का। ये सिंपल था क्योंकि मनी सप्लाई आपने पढ़ रखा है क्लास 12th के अंदर भी। मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में ये था कि अब मनी की अगर हम सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई कर कौन रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा था कि पहले मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग। M1 सबसे नैरो मनी, जिसमें हम सिर्फ करेंसी लेते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। M2 में हम M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स भी ले लेते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक्स के। M3 में हम M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स भी ले लेते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स भी ले लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मनी के, यानी कि गवर्नमेंट और बैंक्स, इनके पास जो पैसा है वो हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते क्योंकि ये मनी के क्या हैं, प्रोड्यूसर्स। तो हम सिर्फ पब्लिक का पैसा ही काउंट करते हैं। अच्छा, फिर द रैशनल बिहाइंड या रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई हम मेजर क्यों कर रहे हैं। तो इससे तो बेसिकली सिंपल पॉइंट से हम जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है और मॉनेटरी डेवलपमेंट्स को एनालाइज करने में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, फिर हमने लिखा था कि मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या हैं। तो मनी सप्लाई कौन जनरेट करेगा, तो ए तो था सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो करेंसी नोट्स इशू करते हैं, है ना। और जो करेंसी नोट्स वो इशू करते हैं या जितना जो कंप्लीट पैसा होता है सारे फॉर्म ऑफ मनी को अगर मिला लें उसको हम हाई पावर्ड मनी H कह देते हैं या मॉनेटरी बेस कह देते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करती है वो फिएट मनी होता है क्योंकि वो ऑर्डर से इशू की जाती है। बाकी भरोसे पर भी कुछ मनी चलती है जिसको हम फिड्यूशरी मनी कह देते हैं। बाकी करेंसी उतनी ही इशू करेगा RBI जितना उसके पास गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होगा। ये एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब पॉइंट था। दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो भी मनी क्रिएट करते हैं, जिनके मनी क्रिएशन को आप क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी कहते हो। तो वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो आपने 12th में पढ़ी रखा है, तो वो भी हम आगे भी थोड़ा सा देख लेंगे। खैर, बाकी इसके अंदर आजकल नए नए एडवांसमेंट्स आ गए हैं। डिजिटल रुपी आने की बात कर रहा है RBI, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। हालांकि वो भारत में अभी मनी नहीं कंसिडर करते, लेकिन मनी के अलग अलग फॉर्म्स आ चुके हैं। अच्छा, फिर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने हैं मेनली। 1967 में पहले RBI ने M1 इंट्रोड्यूस करा, फिर धीरे धीरे मतलब M2 आ गया, M3 आ गया, M4 आ गया, जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने। इसके अलावा RBI ने मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी इशू करे थे, वो भी आप सेफ्टी मार्जिन के लिए फॉर्मूले पढ़ सकते हो, NM1, NM2, NM3। और 2 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी इशू करे थे, L1 और L2। तो ये तो मतलब हो गए फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं मनी मल्टीप्लायर पर। ये बढ़िया पॉइंट था कि RBI जो है जो पैसा क्रिएट करती है जितना भी, उसको बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी। तो पूरी इकनॉमी में जितना भी पैसा होगा, मनी जितना भी जनरेट होगा जिस भी फॉर्म में, उस वो मॉनेटरी बेस से ही निकलेगा। तो H या हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस मतलब हो गया कंप्लीट पैसा। बाकी मनी सप्लाई की डेफिनेशन इस तरह से दी गई है, M = C+D, ये हमें पता ही है। और मनी सप्लाई जो अफेक्ट होता है वो 2 चीज़ों से होता है, M × MB। M मतलब मनी मल्टीप्लायर और MB मतलब मॉनेटरी बेस। और छोटा m का इसलिए फॉर्मूला बन गया M/MB, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। अच्छा, बाकी मनी मल्टीप्लायर को कौन इफेक्ट करता है, उसका सीधा सा आंसर है रिजर्व रेशियो। तो m का फॉर्मूला है, मतलब छोटे m का फॉर्मूला है 1/R। R मतलब रिजर्व रेशियो, जिसको 12th में हम LRR कहते थे, रिजर्व रेशियो। ठीक है ना, तो सिंपल हो गया। उसके बाद
मनी मल्टीप्लायर अप्रोच क्या है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। तो इस पर दो थ्योरियाँ हैं। एक कि भाई मनी सप्लाई जो है वो तो सेंट्रल बैंक प्रभावित करती है, और मनी सप्लाई जो है वो मतलब हमारे जो लोगों की डिज़ायर है चीज़ें करने की, एक्टिविटीज़ करने की, वो डिज़ायर करती है। तो एक को बोल दिया एक्सजीनियसली, जिसका मतलब है एक्सटर्नल ओरिजिन, और एक को बोल दिया एंडोजीनियसली, जिसका मतलब है इंटरनल ओरिजिन, मतलब अंदरूनी बिहेवियर चेंज होता है लोगों का। बाकी मिल्टन और एन्ना, इन दोनों ने ये मतलब मल्टीप्लायर अप्रोच प्रोपाउंड करी थी, जिसमें उन्होंने 3 फैक्टर्स दिए थे जिनके फॉर्मूले आपको याद रखने। पहला तो है मॉनेटरी बेस यानी H, उसका फॉर्मूला है C+TR टोटल रिजर्व। दूसरा है रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स यानी रिजर्व रेशियो छोटा r, जिसका फॉर्मूला है R/D। और तीसरा है CDR यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो छोटा c, जिसका फॉर्मूला है C/D। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी ये हैं क्या, वो 1 बाय 1 भी देख लेते हैं। हाई पावर्ड मनी तो पता ही आपको, मॉनेटरी बेस H। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब है रिजर्व अपॉन डिपॉजिट। तो भाई आपके पास जितना डिपॉजिट आया, मान लो 100 रुपये का डिपॉजिट आया और आपने 20 रुपये उसमें से रिजर्व रख लिया बैंक ने, तो 20/100, सिंपल। उसके बाद तीसरा टोटल रिजर्व का फॉर्मूला था रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। तो मान लो बैंक को टोटल रिजर्व रखना है, बैंक को रिक्वायर्ड रिजर्व रखना है 20, लेकिन बैंक ने उससे भी एक्स्ट्रा 15 रुपये रख रखे हैं, तो इसका मतलब टोटल रिजर्व हो गए 35। तो ये मतलब एक फॉर्मूला आपको समझाया। फिर उसके बाद था एक्सेस रिजर्व। अगर उसका भी फॉर्मूला लिखना हो तो वो भी हमने एक लिखा था, उसका छोटा ई का फॉर्मूला था ER/D यानी एक्सेस रिजर्व अपॉन डिपॉजिट्स। हाँ, तो ये भी मतलब हम लिख सकते थे। फिर उसके बाद था हमारा तीसरा CDR, छोटा c। CDR जो है वो पब्लिक का बिहेवियर बताता है। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसमें से 20 रुपये करेंसी में रखते हो और 80 रुपये डिपॉजिट कर देते हो, तो रेशियो बन गया 20/80। 30 रुपये करेंसी में रखते हो, 70 रुपये डिपॉजिट कर देते हो, तो रेशियो बन गया 30/70। इस तरह से मतलब करेंसी डिपॉजिट रेशियो कि आपके पास 100 रुपये अगर हैं तो कितना आप करेंसी में रखते हो और कितना आप डिपॉजिट कर देते हो। बाकी हमने मुद्दे की बात ये पढ़ी थी कि ये जितने भी चाहे छोटे c हो, छोटा r हो, छोटा e हो, इनका मनी मल्टीप्लायर के साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है ना। वो भी आगे भी आएगा पॉइंट, खैर। तो ये देख लो, ये सितारा रट के चले जाना, बस इसी से क्वेश्चन आता है। तो H और M जो है यानी हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर, इनका तो डायरेक्ट रिलेशन है मनी सप्लाई के साथ, लेकिन छोटा r, छोटा c और छोटा e, इन सब का है इन्वर्स रिलेशन मनी मल्टीप्लायर के साथ। ठीक है, बाकी डेरिवेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो तो हमने ऐसे ही तब समझने के लिए कर लिया था। आप तो सिंपल ये फार्मूला याद रखना, ये वाला M = C+1/C+R × H, जिसमें M मतलब मनी सप्लाई, H मतलब हाई पावर्ड मनी और C+1/C+R को बोल देते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये मेन फार्मूला है। तो इसी पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर E एक्सेस रिजर्व भी होगा तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फिर M का फार्मूला बन जाएगा C+1/C+R+E। तो क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा, जैसे इस एग्जांपल में गिवन था, और फिर वैल्यू पुट करके हम मनी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई का। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो हमें पता ही है कि RBI की जो पॉलिसी होती है, और RBI की पॉलिसी पैसा बढ़ाने की या पैसा घटाने की कुछ भी हो सकती है, वो भी बात हमें पता थी, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत थी नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मनी सप्लाई, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। सरकार अगर अपने खर्चे ज़्यादा करेगी तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं इम्पॉर्टेंट, वो आपको लिखवाए थे। हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी का तो वही करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। करेंसी विद पब्लिक का नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन माइनस कैश ऑन हैंड विद बैंक। ये एक दूसरा एंगल बताया था कि करेंसी विद पब्लिक निकालने का तरीका है। बाकी डिपॉजिट्स मनी ऑफ पब्लिक, इसका मतलब डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 का तो पता ही है, C+DD+OD। और इंटर बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट करता है अगर तो, बाकी वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होंगे।
और मनी सप्लाई जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो भी हमने लिख लिया था, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिसीजंस पर। तो इसी से फिर लास्ट यूनिट हमारा इसका शुरू हो जाता है, जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हमें पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई की होती है। तो मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना हो या मनी सप्लाई को अगर घटाना हो तो उसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा ले लेती है। तो ये इसमें लास्ट यूनिट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का देखो, पहला तो क्या है मतलब, वो तो वही दो तरह की पॉलिसी होती हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हमने लिख लिया था। बाकी आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसा बढ़ाता है या घटा देता है। बाकी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तो एक सिंपल था, वो आप मतलब रीड कर सकते हो कि भाई आरबीआई को देखो ध्यान रखना पड़ता है कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले कुछ चेंजेस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, इंटरेस्ट रेट उससे इफ़ेक्ट होते हैं, फिर उससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ और इन्फ्लेशन बढ़ता या घटता है। बाकी चैनल्स क्या होते हैं इसमें, तो अलग अलग चैनल्स लिखे थे हमने। एक था सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल, भाई आरबीआई अगर रेट कम ज़्यादा कर देगी तो लोग सेव कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, है ना, तो ये हो गया सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल। कैश फ्लो चैनल, कैश फ्लो चैनल में भी इसका मतलब था कि लोग खर्चा कितना कर रहे हैं, तो अगर आरबीआई रेट कम ज़्यादा कर देगी तो लोग लोन भी कम ज़्यादा लेंगे, लोन कम ज़्यादा लेंगे तो खर्चा भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ये अलग अलग तरीके बता रहा है कि कैसे इफ़ेक्ट होता है मनी सप्लाई। इसी तरह एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल, इसमें मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था कि भाई जब लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो लोग फिर होम लोन्स ज़्यादा ले लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोग फिर कम लोन ले पाएंगे, तो ये भी मतलब एक पेतरा हो गया था। इसके अलावा एक्सचेंज रेट चैनल्स, एक्सचेंज रेट चैनल्स का मतलब है कि भाई मान लो इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो इन्वेस्टर को पता है कि इंडिया में अभी हमें रिटर्न कम मिलेगा, तो फिर वो इंडिया में इन्वेस्ट कम करेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये भी मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज रेट का एंगल हो गया, ये भी आपको समझाया था। तीसरे होते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो टूल्स आपको शायद पता होंगे या अपने 12th में पढ़ रखे हैं, दो तरह के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव में आ गए रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये क्वालिटेटिव मेजर्स में आ गए, है ना। तो इनके मीनिंग तो क्लियर नहीं है क्या होते हैं। अच्छा, फिर था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, एमएसएस। इसमें आरबीआई इस बात का ध्यान रखती है कि भाई जो मार्केट है वो स्टेबल रहे, तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स जो चार्ज करती है वो कमर्शियल बैंकों से लॉन्ग टर्म के लोन्स पर, जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट, तो उसको वो मॉनिटर करती है। इसी तरह आरबीआई अभी एलएएफ फैसिलिटी का भी यूज़ करती है। एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसमें आते हैं आपके शॉर्ट टर्म के जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ रेट। एमएसएफ तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए लोन लिया तो आरबीआई कहती है कि भाई हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जनरली एमएसएफ रेट जो होता है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है, तो ये बादल में लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको खैर पता ही है कि अगर रेट्स बढ़ा देगा आरबीआई तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो तो वही। फिर हमने लिखा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आरबीआई का जो एक्ट है वो अमेंड हुआ था 2016 में। एमएफपीए को मतलब स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी सेटअप कर दी गई थी। बाकी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट तय हुआ था कि भाई हम मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट रखा करेंगे, और जो टारगेट रखा था इन्फ्लेशन को सेट रखने का उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। बाकी अगर वो कितना रखा था वैसे मैं बता देता हूँ, 4%, लेकिन अगर लगातार 3 वर्षों तक हमारा एवरेज इन्फ्लेशन या तो ज़्यादा हो गया टॉलरेंस लेवल से या कम हो गया टॉलरेंस लेवल से लगातार 3 साल तक, तो उसको फेलियर कंसिडर करते थे। तो एक फेलियर का पॉइंट भी ये था। बाकी आरबीआई जो है वो हर 6 महीने में क्या करती है, अपनी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये एक आखिरी पॉइंट भी हमने इस पर मेंशन कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 यूनिट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो मनी की डिमांड हो गई पहले में, फिर मनी की सप्लाई हो गई,
दूसरे में, और फिर इसमें हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी का किस्सा। तो क्लियर होगी कहानी।